हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो अपन ने कॉकरोच स्टार्ट कर दिया था और उसमें कल अपन ने बहुत सारे सिस्टम्स कर लिए थे। अब आज अपन नेक्स्ट कर रहे हैं एक्सक्रीटरी या उत्सर्जन। अब हालांकि ऐसा कोई टिपिकल नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा वैसी चीज़ें नहीं है। और जब अब डाइजेशन सिस्टम कराया था तब आपको मेलपिगी नलिकाएं बताई थी, तो वही डायग्राम मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से जो मेलपिगी है ट्यूब्स, ये जितने भी चीज़ें हैं जो कि एक्सक्रीशन के लिए होती हैं, और आपको पता है कि अधिकतर जो नाइट्रोजन से संबंधित चीज़ें होती हैं वही अपशिष्ट या वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में यहाँ से निकलती है। तो इसमें जो है जितना भी नाइट्रोजन का पार्ट है वो पोटेशियम नाइट्रेट में चेंज होता है और कुछ जो है यूरिक एसिड के रूप में होता है। तो इस तरीके से जो है ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से इसको निकाला जाता है। और कॉकरोच में कुछ स्पेशल ऑर्गन है, सिर्फ आप नाम ही इसमें याद रख लो। मेलपिगी नलिकाएं हैं, कुछ फैट बॉडीज़ हैं, वसाकाएं, नेफ्रोसाइट्स हैं, कुछ सेल्स हैं, यूरिकोज ग्लैंड्स हैं। तो ये कुछ ऑर्गन है जिनकी सहायता से जो है यहाँ पर इसका एक्सक्रीशन होता है। अब देखो अपन थोड़ा सा इसमें तंत्रिका तंत्र देख लेते हैं, नर्वस सिस्टम। अब जैसे और जो एनिमल्स होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी तीन उसमें बांटा हुआ है। सेंट्रल है केंद्रकीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय यानी पेरिफेरल, और तीसरा है सिंपैथेटिक या अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो चीज़ होती हैं, लेकिन यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप ऊपर ऊपर देख रहे हो तो बहुत सारी गुच्छिकाएं, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, गैंग्लियन। तो सिर पोर्शन में और से नीचे जो गर्दन वाली है, आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इसका जो ब्रेन है वो सिर में नहीं होता है। तो इसलिए अगर इसकी सिर कट भी जाए तभी ये काफ़ी समय तक जो है सरवाइव कर सकता है। तो ये जितनी आपको गैंग्लियन दिख रही हैं, फ्रंटल गैंग्लियन है, सुप्रा इसोफेगल गैंग्लियन है, सर्कम इसोफेगल कमीशन है, तो ये सारे क्या हैं, एक ग्रुप है किसका, नर्व्स का। तो ये सारे के सारे इसमें जो है सिर से नीचे होते हैं और सेंट्रल या केंद्रकीय काम करते हैं। फिर उसके बाद में आप देखो पूरी एक रॉड है, जितने चैम्बर हैं उतनी इसमें रॉड है और हर चैम्बर में आपको एक गैंग्लियन दिखाई दे रहा है। जैसे स्टार्टिंग से अपन करते हैं तो सब इसोफेगल है, फिर उसके बाद में प्रोथेरेसिक है, फिर मीजोथेरेसिक है, फिर मेटा थोरेसिक है, फर्स्ट एब्डोमिनल है, फिर उसके बाद में सारे एब्डोमिनल में नीचे तक वेंट्रल। तो ये जो सारी है ये स्पाइनल कॉर्ड की तरह यहाँ पे काम करती हैं। तो ये दोनों चीज़ तो किस में आते हैं, केंद्रकीय तंत्रिका तंत्र में। फिर जो पेरिफेरल में है, पेरिफेरल में हम क्या देखते हैं, जितनी नर्व्स हैं, जितनी तंत्रिकाएं हैं, इनसे जो निकल रही हैं, आपको दिख भी रही है। तो ये सारी तंत्रिकाएं जो हैं किस में आती है, पेरिफेरल सिस्टम में। और उसके बाद में जो कुछ हैं वो आपकी किस में आती है, सिंपैथेटिक में, यानी कि मिश्रित प्रकार की। दोनों जो कार्य करती हैं वो किस में आती हैं, मिश्रित प्रकार में। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में देखो, हालांकि इतना तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ जो अंग हैं, जैसे संवेदी अंग में अपने पास में कुछ ऑर्गन है, तो इसमें एंटीना हो गया, आइज हो गया, मैक्सिलरी हो गया, लेबियम हो गया कुछ, तो ये इसमें आएंगे। फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत इसमें जो, अगर अपन आइज की बात देखें तो यहाँ पे कंपाउंड आइज मिलती हैं, और ये जो कंपाउंड आइज हैं इनमें बहुत सारे लेंस होते हैं, लेकिन अगर अपन इसकी विज़न देखें तो इसका विज़न बहुत ज़्यादा धुंधला होता है और इसमें अधिकतर रात के समय में दिखाई देता है। तो इसलिए इसको रात्रि दृष्टि भी कहते हैं। तो और उसके बाद में अगर अपन थोड़ा सा अंतःस्रावी का देखें तो इसमें कुछ ग्रंथियां वगैरह पाई जाती हैं, वो जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं। तो अपने को इसमें ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं जाना है। अब देखो अपन जो लास्ट सिस्टम देखेंगे वो कौन सा है, रिप्रोडक्टिव। और उसमें क्योंकि कॉकरोच कैसा है,
यूनिसेक्सुअल है, एक लिंगी है, तो इसमें नर और मादा अलग होते हैं, तो इसलिए अपन सिस्टम भी जो है वो उसके अलग अलग पढ़ेंगे। तो पहला जैसे मैं आपको डायग्राम भी दिखा रही हूँ, ये है नर जनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इसमें जो ऑर्गन है वो ऑर्गन कौन कौन से हैं? वृषण है, शुक्रवाहिनी है, स्खलन वाहिनी है, मशरूम ग्रंथि है, फैलिक ग्रंथि है और गोनेपोफाइसिस। तो जो वृषण है उसको टेस्टिस बोलते हैं, शुक्रवाहिनी है वो सेमिनल वेसिकल्स हैं, फिर उसके बाद में अपने पास में कुछ ये मशरूम जैसे आपको दिख रही तो मशरूम है, फिर फैलिक ग्लैंड से तो वही हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ ऑर्गन है। अब देखो सबसे पहले है वृषण, तो यहाँ पे आपको दो वाइट से दिखाई दे रहे हैं, तो ये यहाँ पे एक पेयर के रूप में यहाँ टेस्टिस हैं, और अगर अपन इसकी पोजीशन देखें तो ये 4th से लेके 6th सेगमेंट तक आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद में शुक्रवाहिनियां ही पतली से आपको दिखाई दे रही हैं, जिन्हें हम बोलते हैं वास डिफरेंस। ये दोनों मिलके एक जगह जाके खुल रही हैं, तो पतली सी ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर है, और ये दोनों मिलके 8वें खंड में 8th खंड में जाके खुलती है, जहाँ पर क्या उपस्थित है? स्खलन नलिका, या जिसको आप सेमिनल वेसिकल कह सकते हो। अब उसके बाद में देखो यहाँ पे जो सबसे अलग चीज अगर दिखाई दे रही है तो ये छत्रक ग्रंथि है, जिसे क्या बोलते हैं? ये है आपकी मशरूम ग्लैंड। तो ये इस तरीके से आपको दिखाई दे रही है, इसी के अंदर जाके ये दोनों सेमिनल वेसिकल के रूप में यहाँ पे खुलती है। फिर उसके बाद में एक और ग्लैंड है, और वो है फैलिक ग्लैंड, जो आपको मशरूम ग्लैंड के पीछे छोटी सी दिखाई दे रही है, वो फैलिक ग्लैंड है। और ये जो फैलिक ग्लैंड है, इसके आगे जाके एक आप ये मान लो ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर होती है, जिसकी सहायता से जो है मेल पोर में जाके ये खुलता है। फिर उसके बाद में जो लास्ट में है वो है मेल के ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और उनको अपन क्या बोलते हैं? मेल गोनेपोफाइसिस। और इसमें 3 होते हैं, और 3 में से ये मतलब साइज वगैरह सबकी अलग अलग होती है, और इनको अपन फेलोमियर्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये थोड़े से अलग से बाहर दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपके क्या है? फेलोमियर्स इनको आप कह सकते हो। तो राइट है, वेंट्रल है और लेफ्ट है, तो ये 3 है यहाँ पे फेलोमियर्स, जिनकी सहायता से जो है कॉपुलेशन या निषेचन क्रिया की जाती है। अब थोड़ा सा अपन इसका रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। तो जो स्पर्म्स हैं, शुक्राणु हैं, वो किस में बनते हैं? टेस्टिस में बनते हैं। और फिर उसके बाद में जो सेमिनल वेसिकल है, शुक्राशय जो है, उसमें इनको इकट्ठा किया जाता है, और इकट्ठा करने के बाद में ये शुक्राणु या स्पर्म्स आपस में चिपक जाते हैं, ये ध्यान रख लेना, चिपक जाते हैं और एक बहुत बड़ी सी संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे बोलते हैं स्पर्मेटोफोर, ये ध्यान रखना। और ये स्पर्मेटोफोर जो है शुक्राशय या सेमिनल वेसिकल से कहाँ चली जाती है? ये चली जाती है इस यूट्रिकुलर ग्लैंड में, जहाँ पर एक वाइट कलर का रिलीज होता है सिक्रीशन, और उससे धीरे धीरे जो है ये मतलब जो वाइट वाला सॉल्यूशन होता है या सिक्रीशन होता है, वो स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देता है, और उसके बाद में जो स्पर्मेटोफोर है वो लास्ट वाली जो ट्यूब है उसमें पहुंच जाता है, और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उस समय जो है इसको त्याग दिया जाता है पूरा, मतलब यहाँ पे एक एक करके नहीं, पूरे के पूरे जो स्पर्म्स हैं वो एक ग्रुप के रूप में यहाँ पे बाहर त्यागे जाते हैं। तो बड़ी थोड़ी सी इसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो थोड़ा सा अलग है। अब देखो सेकंड है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपको जो अंग मिलेंगे उसमें सबसे पहला अंग क्या है? अंडाशय या ओवरी। ये आपको इतने बड़े से दिखाई दे रहे हैं, तो ये है इनके अंडाशय या ओवरी, और इसमें आपको बहुत सारी लाइंस दिखाई दे रही, तो इसी तरीके की होती है, और इनमें बीच बीच में अंडे जो हैं लगे रहते हैं। फिर इन दोनों के नीचे आपको ओविडक्ट या अंडवाहिनी दिखाई दे रही है, और ये दोनों अंडवाहिनी मिलके जो नीचे वजाइना या कॉमन ओविडक्ट है वहां पे जाके खुल रही है।
जिसे अपन योनि बोलते हैं, और ये दोनों खुलती हैं और ये मान के चलिए कि 8th सेगमेंट में जो फीमेल पोर होता है उसके रूप में यहाँ पे दिखाई देती है। फिर उसके बाद में जेनेटिक पाउच या गाइनेंड्रियम है जो 8वें और 9वें सेगमेंट में होता है, और इसके अंदर जो है अंडे ऊथिकल कोष्ठ के रूप में यहाँ पे, या एक ये मान लीजिए कि एक विशेष संरचना के रूप में यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। फिर यहाँ पे देखो एक विशेष ग्रंथि भी है जिसे बोलते हैं कोलेट्रियल ग्रंथि, और ये जो है कोलेट्रियल ग्रंथि ये आपको दिखाई दे रही है व्हाइट कलर की ऐसी पेड़ टाइप सी, और इसमें जो है सबसे पहली बात कि जो यहाँ पे एक पाउच बनेगा या जिसे अपन बोलते हैं ऊथिका, जो ऊथिका बनेगी उसके निर्माण में ये सहायक होती है, ऐसे सिक्रीशन करती है जिससे काम होता है। फिर उसके बाद में शुक्रग्राहिका, जैसे अर्थवर्म में थी स्पर्मेथिका, तो यहाँ पे भी वह उसी तरीके से है, यहाँ पर कोलेट्रल ग्रंथियों के पास में स्थित है स्पर्मेथिका, और इसके अंदर जो है ये भी पेयर में पाई जाती है, और इसमें जो इसका लेफ्ट भाग है वो थोड़ा सा बड़ा है, और जो राइट है वो थोड़े से नली जैसा आपको दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा अलग से दिखाई देती हैं। और फिर लास्ट में इसमें भी क्या होता है बाह्यजननांग या गोनेपोफाइसिस, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, छोटी सी संरचना आपको देख, पहले तो जेनाइटल चैम्बर है एक बड़ा सा, और उसके अंदर जो आपको लंबी लंबी पतली सी दिखाई दे रही है वो है गोनेपोफाइसिस, और ये इनके जेनेटल या बाह्य जनन अंग होते हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर जो अंडे बनते हैं वो सारे अंडे किस में बनते हैं, ओवरी में बनते हैं, और बिल्कुल 8 के नंबर में लाइन वाइज इसमें लगे रहते हैं, और यहाँ पे निषेचन क्रिया होती है। अब देखो लास्ट में अपन इसकी थोड़ी सी लाइफ साइकिल देख लेते हैं। सबसे पहले है मैथुन क्रिया या जैसे बोलते हैं कॉपुलेशन। अब यहाँ पे देखो जो फीमेल है वो फीमेल एक येलो रंग का एक सॉल्यूशन कह सकते हो या सिक्रेशन है उसको रिलीज करती है, और इसको हम बोलते हैं फेरोमोन। ये एक हार्मोन मान लो इसको, सेक्स हार्मोन या लिंग हार्मोन भी कहते हैं, और इसी से जो है इनकी क्रिया प्रारंभ होती है, और जो नर है वो स्पर्मेटोफोर को मादा के साथ में जो या मादा की जो स्पर्मेथिका है उसमें उसको छोड़ देता है, और लगभग ये मान के चलिए निषेचन क्रिया के बाद में जो फीमेल बनती है उसको डेवलप होने में 5 से 7 दिन लगते हैं, जबकि नर जो है जो मेल है उसको डेवलप होने में लगभग 2 से 4 दिन का टाइम लगता है। अब इनकी जो कॉपुलेशन है ये मान के चलिए सितंबर अक्टूबर इस समय होती है, और इसमें वही है कि फेरोमोन को रिलीज किया जाता है जिससे जो नर है वो अट्रैक्ट होता है, और उसके बाद में इसमें जो है कॉपुलेशन होता है जिससे जो फीमेल मेल है वो स्पर्मेटोफोर को यहाँ पे रिलीज करता है। उसके बाद में देखो जब स्पर्मेटोफोर और जो एग है उन दोनों के मध्य में निषेचन क्रिया होती है जिससे कि छोटे छोटे एक विशेष संरचना बनती है, और इस संरचना को कहा जाता है तो यहाँ पे देखो विशेष से कभी अपन किचन वगैरह में देखते भी हैं तो ब्राउन कलर की होती है, और उसे हम क्या बोलते हैं ऊथिका। ठीक है, और फिर ये आप इसकी लाइफ साइकिल भी देख रहे हो, तो फीमेल इन ऊथिका को एग के रूप में यहाँ पे जहाँ पे भी है वहाँ पे छोड़ देती है, और उसके बाद में इसमें निकलता है निम्फ। फिर निम्फ थोड़ा सा बड़ा होता है। देखो निम्फ अधिकतर आपको कैसा मिलेगा, ट्रांसपेरेंट या वाइट कलर का, जबकि जो मैच्योर होता है वो कैसा होता है, ब्राउन कलर का। तो इसमें कलर चेंज होती है। एक प्रोसेस होता है कायांतरण जिसे बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है कि स्टेजेस जब चेंज होती हैं, अवस्थाएं जब बदलती हैं, तो उसे तो हम बोलते हैं कायांतरण, और जब केवल बाह्य संरचना में परिवर्तन आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, निर्मोचन। तो इस तरीके से इसमें लगभग 6 से 13 तो निर्मोचन होते हैं, और निर्मोचन होने के बाद में सबसे पहले निम्फ है, निम्फ के बाद में जिसका एडल्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इमेगो।
और इमेगो बनने के बाद में इसमें कोई भी निर्मोचन नहीं होता है और धीरे धीरे ये ब्राउन कलर के वयस्क कॉकरोच में बदल जाता है। तो इस तरीके से ये सारी क्रिया यहाँ पर होती है। अब यहाँ पे देखो, अधिकतर जो कॉकरोच है वो अपने लिए हानिकारक ही है कि बहुत सारी चीज़ों को ख़राब करता है, लेकिन कभी कुछ ऐसे भी हैं जो इसके लाभदायक हैं। कहीं जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे इसको खाते भी हैं, जैसे दक्षिण अमेरिका वगैरह में इसको खाया भी जाता है। फिर उसके बाद में खाद्य श्रृंखला जो फूड चेन है उसका एक सदस्य है, तो इसलिए ये आवश्यक है। दूसरा, इस पे बहुत सारा जो है स्टडी की गई है, तो ये एक साइंस के लिए अच्छा माना जाता है। तो इस तरीके से आज ये कॉकरोच का मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब एक एनिमल इसमें और बच रहा है फ्रॉग का, वो मैं आपको कल स्टार्ट कराऊंगी। देखो बेटा, जो भी बच्चे हैं थोड़ा सा पढ़ने पे ध्यान दो। मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग पढ़ हो, क्योंकि मेरे पास व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा कम पढ़ रहे हो। और ताकि, क्योंकि अभी जितना पढ़ लोगे वो पढ़ लोगे, फिर इतनी खींचतान मच जाएगी स्कूल खुलने के बाद कि फिर आपको इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।